हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का कीटोस्कोप से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग देखते हैं रिसर्च का अगला भाग। तो आज हम लोग देखेंगे रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखते हैं कि रिसर्च में क्या क्या गुण होना चाहिए, है ना। एक अच्छा रिसर्च किसको माना जाता है। तो सबसे पहला इसमें गुण है इसका ऑब्जेक्टिविटी, है ना, निष्पक्षता। रिसर्च शुड बी विदाउट बायस, ना। तो यहाँ पे जो रिसर्च है वो निष्पक्ष होना चाहिए। इसमें अनुसंधानकर्ता की उपस्थिति का किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, है ना। जैसे जो रिसर्चर है वो किसी पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करता है, किसी रिलीजन से बिलोंग करता है वो, ठीक है, उसका मत क्या होता है, तो उसका जो पर्सनल ओपिनियन है ना, वो रिसर्च में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो वो किसी भी प्रकार का वो पक्षपात ना करें अनुसंधान में। जो भी उसका रिजल्ट आ रहा है ना, उस रिजल्ट को वो एज इट इज लिखे। उसमें किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होना चाहिए। इसी को बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है, निष्पक्षता। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी। तो यहाँ पे रिलायबिलिटी का मतलब क्या है? रिलायबिलिटी इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिसर्च इज कंसिस्टेंसी। ये कंसिस्टेंसी से रिलेटेड है ये, ठीक है। तो एक जो अनुसंधान है उसमें कंसिस्टेंसी होना चाहिए। हम चाहे कितनी बार आंकड़ों को एकत्रित करें, एक ही परिणाम बार बार आना चाहिए, ठीक है। जैसे आप लोग मार्केट जाते हैं ना, तो वहां पे अपने क्या किया, टमाटर लेते हैं 1 किलो, ठीक है। तो उसको आप एक बाट में तौलोगे तो भी वो, है ना, जितना आपने टमाटर लिया वो 1 किलो आएगा। दूसरे बाट में भी आपने तौला तो भी क्या आएगा, 1 किलो आएगा। मतलब वो जो जो बाट है बोल रहे हैं ना, या फिर जो अपना जो मापनी है ना, जो तराजू है, हम बोल सकते हैं कि वो रिलायबल है, वो, है ना, हम उस पर विश्वास कर सकते हैं, उसमें कंसिस्टेंसी है ना। अब बार बार मेजर करें तो वो सेम चीज आ रहा है, सेम रिजल्ट आ रहा है ना। इट रिफर्स टू द एक्सटेंट टू विच इन्वेस्टिगेशन प्रोड्यूसेस द कंसिस्टेंट रिजल्ट। तो हमारा जो इन्वेस्टिगेशन है ना, वो हमको बार बार सेम रिजल्ट देगा, है ना। तो जो अगर हम जो टेस्ट यूज कर रहे हैं, है ना, जो मेजरमेंट के लिए हम लोग टूल्स यूज कर रहे हैं, है ना, तो उस पर हम अगर मेजरमेंट करेंगे तो बार बार सेम रिजल्ट प्रोड्यूस होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमारी जो कोई कम्युनिटी है ना, उनको कोई पर्टिकुलर मान लीजिए बुक पसंद नहीं है, तो आप टेस्ट करेंगे तो भी सेम रिजल्ट आना चाहिए, कोई और अगर इसको टेस्ट करेगा तो भी सेम रिजल्ट आना चाहिए, है ना। ये होता है आपका रिलायबिलिटी। नेक्स्ट आपका वैलिडिटी। वैलिडिटी मतलब क्या होता है? वैधता। तो यहाँ पे वैलिडिटी मतलब होता है, वैलिडिटी इन द रिसर्च मेनली स्टैंड्स फॉर एक्यूरेसी ऑफ प्रोसीजर्स, रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स एंड टेस्ट, है ना। तो यहाँ पे वैलिडिटी का मतलब है कि जो भी हम प्रोसीजर यूज कर रहे हैं, है ना, प्रोसीजर या फिर रिसर्च इंस्ट्रूमेंट या फिर टेस्ट, इसमें एक्यूरेसी होना चाहिए, है ना, सही मापन होना चाहिए, ठीक है। मतलब हम जो प्रोसीजर यूज कर रहे हैं, है ना, उसको आप सही तरीके से उसको यूज करें। रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसका भी उपयोग सही तरीके से होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या होना चाहिए, आपका जो प्रक्रिया है उसको सही तरीके से पालन करना चाहिए, जिससे क्या होगा, इसमें एक्यूरेसी आती है। तो एक्यूरेसी जो रिसर्च में होता है उसी को यहाँ पे वैलिडिटी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू द यूज ऑफ बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये आपका ना यूज ऑफ बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, तो जो आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं कहाँ से आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप अच्छे स्रोत से डाटा एकत्रित कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि आपका डाटा बहुत अच्छा ऑथेंटिक है, इसकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। अगर कुछ आप फेक जगह से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो बोलेंगे इसकी क्रेडिबिलिटी कम है। जनरली क्या होता है कि जो प्राइमरी डाटा होता है ना, प्राइमरी डाटा है, इसकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा मानी जाती है ना। जब हम प्राइमरी डाटा यूज करते हैं तो इसकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा मानी जाती है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी डाटा, ठीक है। और हमारा जो इन्फॉर्मेशन है ना, अगर हमारा एक्यूरेट सोर्स होता है या फिर रिलायबल सोर्स होता है, ये फिर इसका ऐसा बोल सकते हैं, अगर हमारा रिलायबल सोर्स होता है ना, तो यहाँ पे जब हम रिलायबल सोर्स का प्रयोग करते हैं तो हमारी एक्यूरेसी बढ़ती है ना। और अगर कुछ फेक सोर्स का हम यूज करते हैं, है ना, फेक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का, तो यहाँ पे हमारी जो एक्यूरेसी है वो डाउन होती है ना। तो यहाँ पे पहले में बढ़ता है, दूसरे में कम होता है, ठीक है। तो हमको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहिए, ऑथेंटिक सोर्स का यूज करना चाहिए। गवर्नमेंट वेबसाइट्स होती है ना, वहाँ का डाटा आप लेंगे तो ऑथेंटिक होगा। वो नॉर्मल आप गूगल से लेंगे तो उसका ऑथेंटिसिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है ना, लेकिन गवर्नमेंट का वेबसाइट पे क्या होगा, और जो क्रेडिबिलिटी वो ज्यादा मानी जाती है, ठीक। नेक्स्ट है जनरलाइबिलिटी, बोलते सामान्यकरण, है ना। इट रिफर्स टू डिग्री थ्रू विच रिसर्च फाइंडिंग्स कैन बी अप्लाइड टू द लार्जर पॉपुलेशन, है ना। तो यह अनुसंधान की फाइंडिंग जो होता है ना,
वो हम बड़े पॉपुलेशन पे अप्लाई कर सके, ये उसकी मात्रा है ना, बोल सकते हैं कि यह उस मात्रा को संदर्भित करता है जिसके माध्यम से शोध निष्कर्षों को एक बड़े समग्र पर लागू किया जा सकता है। तो हम लोग जनरली जो शोध करते हैं वो क्या करते हैं, सैंपल में करते हैं, ये है ना, जो सैंपल होता है तो एक बहुत बड़ा क्या होता है, हमारे पास यूनिवर्स होता है, समग्र होता है, ठीक है। तो जो यूनिवर्स होता है तो हम पूरे का तो डाटा एकत्रित नहीं कर सकते हैं, है ना, हम सैंपल का डाटा एकत्रित कर इस पे एनालिसिस करते हैं। तो जनरेबिलिटी मतलब ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे हमने जो भी निष्कर्ष निकाला है वो पूरे यूनिवर्स के लिए भी लागू होगा, उसी को बोलते हैं जनरेबिलिटी, सामान्यीकरण, है ना। तो हम छोटे से सैंपल का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो सैंपल क्या होता है, आपका पूरे यूनिवर्स का रिप्रेजेंटेटिव होता है, इसका प्रतिनिधित्व करता है ना। तो सैंपल के लिए जो भी परिणाम आएंगे उसको हम यूनिवर्स के लिए लागू कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं जनरेबिलिटी, है ना। तो यह वो मात्रा है जिसमें हम रिसर्च फाइंडिंग को एक बड़े पॉपुलेशन के लिए लागू कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम जो सैंपल से अपने अनुसंधान के उसके परिणाम को यूनिवर्स तक लागू कर रहे हैं, तब आपका जो रिसर्च है वो अच्छा माना जाएगा, है ना। अगर आप लागू नहीं कर पाएंगे, है ना, एक सैंपल में अलग परिणाम आ रहे हैं, दूसरे पर अलग परिणाम आ रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं उसमें जो सैंपलिंग टेक्निक आपने यूज किया है ना, तो वो कहीं ना कहीं गलत हो सकता है ना। अदरवाइज अगर जो सैंपल का परिणाम है वो यूनिवर्स का भी परिणाम होना चाहिए, है ना, जिससे क्या होगा, हमारा जो रिसर्च होगा सही माना जाएगा। नेक्स्ट है सिस्मेटिक और लॉजिकल, है ना। तो हमारा जो अनुसंधान है क्या होना चाहिए, सिस्मेटिकल लॉजिकल होना चाहिए। सिस्मेटिकल लॉजिकल का मतलब क्या है कि हमको उन प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए जो पहले से प्रूव्ड है ना। तो जो बहुत पहले से जो रिसर्च की प्रक्रिया चल रही है ना, हमको भी उसी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए, है ना। वी शुड यूज द टेस्टेड रिसर्च प्रोसीजर, जो टेस्टेड रिसर्च प्रोसीजर है उनको हमको यूज करना चाहिए, है ना। विच हैज बीन अर्लियर एंड विच हैज बीन यूज्ड अर्लियर, जिसको पहले उपयोग किया जा चुका है। ईच रिसर्च शुड बी एंड ईच रिसर्च शुड बी फॉलोड ए डेफिनेट प्रोसीजर। तो एक निश्चित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए, है ना। जैसे हम लोग इसके बाद रिसर्च का प्रोसेस देखेंगे, है ना। पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन होता है, लिटरेचर रिव्यू होता है ना। और इस प्रकार हम प्रोसेस पूरा बढ़ते हैं, डाटा कलेक्शन करते हैं, डाटा एनालिसिस करते हैं, फिर रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं। तो एक पर्टिकुलर क्या प्रोसीजर बना हुआ है ना, जो पहले से टेस्टेड मेथड प्रोसीजर होती है, उसको हमको फॉलो करना चाहिए, तभी हमारा जो रिसर्च होगा क्या होगा, सिस्मेटिक होगा, लॉजिकल होगा। नेक्स्ट इंपेरिकल, है ना, अनुभवजन्य। तो हमारा जो रिसर्च है ना, वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस या फिर रियल डाटा पे बेस्ड होना चाहिए, है ना। रिसर्च इज बेस्ड ऑन द रियल लाइफ एक्सपीरियंस, डायरेक्ट एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन बाय द रिसर्चर एंड दिस डाटा आर वेरीफाइबल, है ना। तो जो ये क्या होना चाहिए, आपका अनुभवजन्य होना चाहिए। तो हमको ऐसे आंकड़ों को एकत्रित करना चाहिए जो रियल लाइफ बेस्ड पे होना चाहिए, जिसको हमने खुद अनुभव किया है, जिसको रिसर्चर ऑब्जर्व किया है। तो ऐसे आंकड़ों पर रिसर्च हमारा आधारित होना चाहिए, और ये जो आंकड़े प्राप्त होते हैं ये वेरीफाइबल होना चाहिए, हम जिसको वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखते हैं वेरिएबल के बारे में, चर के बारे में, है ना। तो वेरिएबल, है ना, वेरिएबल वो होते हैं जो जिनका वैल्यू होता है वेरी होता है, कांस्टेंट नहीं होता, उसको हम वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि वेरिएबल इज अ मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक दैट वेरीज ना। तो ये ऐसे वेरिएबल क्या होते हैं, ऐसे मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, है ना, जो वेरी करते हैं और जिनका हम क्या करते हैं, मापन करते हैं, है ना। तो चर जैसे है ना, हम लोग जानते हैं गाय करती क्या करती हैं, चरती हैं वो, है ना, इधर उधर जाके। तो वो क्या करते हैं, कहीं से भी जाके घास खा जाती हैं, ठीक है। इससे उसको क्या बोलते हैं, चरना बोलते हैं ना। तो उसी से याद रखिएगा, चर जो होता है कुछ भी मान को धारण कर सकता है ना, क्योंकि ये परिवर्तनशील होते हैं और इनका मान परिवर्तित होते रहता है ना, और उसी को ही हम मापन करते हैं। तो वेरिएबल इज अ मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक दैट वेरीज, है ना, और इट में चेंज फ्रॉम ग्रुप टू ग्रुप और पर्सन टू पर्सन, है ना। तो ये अलग अलग समूह में ये अलग अलग होगा, अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होगा, है ना। तो चर जो होती हैं जो अलग अलग ये परिवर्तित होते रहते हैं और अलग अलग अपना मान धारण करते हैं, ठीक है। तो हम रिसर्च में क्या करते हैं, बेसिकली इन्हीं वेरिएबल्स पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं ना, और ये जो वेरिएबल्स होता है इन्हीं को बाद में हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं, है ना। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क होता है ना। आप लोग रिसर्च जिन लोग किए हैं उस समझते हैं इस चीज को, और आप लोग रिसर्च करने जब आगे जाएंगे तो इसको आप लोग समझिएगा, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वेरिएबल, है ना। आपके वेरिएबल क्या है, किसको मेजर कर रहे हैं, किसको टेस्ट कर रहे हैं, है ना, किसमें चेंजेस को आप देख रहे हैं, वो कौन होता है, वो वेरिएबल होता है वो, ठीक है। हो सकता है वेरिएबल इन द रिसर्च सिंपली रिफर्स टू द पर्सन, स्पेस, थिंग और फिनोमेना दैट यू आर ट्राइंग टू मेजर इन सम वे, है ना। तो ये क्या हो सकता है, अनुसंधान में एक चर एक व्यक्ति, स्थान, चीज या घटना को संदर्भित करता है जिसे आप किसी तरह से मापने की कोशिश करते हैं, है ना। तो ये कोई पर्सन होता है, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है, जगह हो सकता है, थिंग हो सकता है, फिनोमेना हो सकता है, मात्रा हो सकता है, लंबाई हो सकती है, चौड़ाई हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ये, है ना, जिसको हम क्या करते हैं अनुसंधान में हम उसको मापने की कोशिश करते हैं,
है ना, ये होता है आपका चर। इसके टाइप्स ऑफ वेरिएबल देखते हैं ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना, इसको क्या बोलते हैं, स्वतंत्र चर बोलते हैं, ठीक है। तो दिस वेरिएबल इज कंट्रोल्ड बाय द रिसर्चर, है ना, इस चर को रिसर्चर के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है इन डिजायर मैनर, है ना, अपनी इच्छा अनुसार वो जैसा चाहे वैसे उसको क्या कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टिमुलस वेरिएबल, इसको स्टिमुलस वेरिएबल भी कहा जा सकता है ना। इट वैल्यूज कैन बी चेंज इंडिपेंडेंटली, इसका वैल्यू हम स्वतंत्र रूप से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हॉर्थन एक्सपेरिमेंट में देखे थे, लाइट की इंटेंसिटी को हम कम ज्यादा कर सकते थे, उसका प्रभाव वर्कर पे देख रहे थे, ठीक है। तो ये क्या होगा, लाइट कैसी आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल था वो, है ना, जिसको हम कम ज्यादा करके उसका प्रभाव हम वर्कर पे देख रहे हैं, है ना। ज्यादा लाइट पे कौन लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने पे हम ये देख रहे थे कि लाइट ज्यादा बढ़ाने पे कार्य क्षमता में वृद्धि होती कि नहीं होती है। इस प्रकार का जो अनुसंधान में हम जो लाइट को लिए थे वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, है ना। इस पे क्या, इसको हम चेंज कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, और ये रिसर्चर के कंट्रोल में होता है ना। इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र नहीं होगा, जिसको कंट्रोल नहीं होगा, है ना, इसको ध्यान रखिएगा, है, एग्जाम में पूछा जाता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हम स्वतंत्र रूप से परिवर्तन कर सकते हैं और जिस पर रिसर्चर का कंट्रोल होता है, ठीक। नेक्स्ट होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना, इसको बोलते हैं हम आश्रित चर। आश्रित चर क्या होता है, इट इज अ वेरिएबल विच इज स्टडीड एंड मेजरेबल। तो यह वह चर होता है जिसको हम क्या करते हैं, जिनका मापन करते हैं और जिनका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इट इज अ वेरिएबल विच इज स्टडीड एंड मेजरेबल। डिपेंडेंट वेरिएबल आर टोटली डिपेंड्स ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो इसका इस पर रिसर्चर का नियंत्रण नहीं होता है ना। तो ये किस पर निर्भर करता है, ये स्वतंत्र चर पर निर्भर करता है ना, ये स्वतंत्र चर पर निर्भर करता है, ठीक है। तो स्वतंत्र चर में हम क्या करते हैं, जो परिवर्तन करते हैं उसका प्रभाव हम आश्रित चर पे देखते हैं। रिसर्चर हैज नो कंट्रोल ओवर दिस वेरिएबल, है ना, रिसर्चर का किसी प्रकार का इस पर नियंत्रण नहीं होता है ना। हमारा नियंत्रण किसमें होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम परिवर्तन करते हैं और उसका प्रभाव को डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखते हैं। तो डिपेंडेंट वेरिएबल वो होते हैं जिस पर अध्ययन किया जाता है, जिसका मापन करना है, ठीक है। इन एडिशन देयर कैन बी इंटरवेनिंग वेरिएबल एंड एक्सट्रेनियस वेरिएबल, है ना। तो इसके अलावा हमारे पास और भी कुछ वेरिएबल्स हैं, इंटरवेनिंग वेरिएबल्स एंड एक्सट्रेनियस वेरिएबल। इंटरवेनिंग वेरिएबल को हम लोग हस्तक्षेप या फिर मध्यस्थ चर भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, दे स्टैब्लिशेस लिंक बिटवीन डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। तो इंटरवेनिंग वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो स्वतंत्र चर और आश्रित चर के बीच में एक संबंध स्थापित करते हैं, ठीक है। एग्जांपल से बताऊंगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। दीज आर वेरिएबल्स थ्रू विच वन वेरिएबल अफेक्ट द अनदर वेरिएबल, है ना। तो ये वो वेरिएबल होते हैं ना जिनके माध्यम से एक चर दूसरे को प्रभावित करता है, ठीक है। तो ये वो चर होते हैं, है ना, जिसके माध्यम से एक चर दूसरे को प्रभावित करता है। दीज आर हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस, तो ये इंटरवेनिंग वेरिएबल होते हैं, तो ये क्या करते हैं, प्रक्रिया को समझने में मदद करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल टिश्यू डैमेजेस इज अ इंटरवेनिंग वेरिएबल इन स्मोकिंग एंड लंग कैंसर रिलेशनशिप, है ना। तो अब यहाँ पे हम ये लेके चलते हैं कि जैसे आदमी क्या कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं ना, तो स्मोकिंग से सीधा सीधा कैंसर हो जाएगा क्या, नहीं होगा, है ना। पहले क्या होगा, टिश्यू डैमेज होगा, है ना, टिश्यू डैमेज, टिश्यू डैमेज होगा, फिर क्या होगा, कैंसर होगा, ठीक है। तो टिश्यू जो डैमेज हो रहा है ना, वो क्या कर रहे हैं, आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में एक संबंध स्थापित कर रहे हैं, ठीक है। स्मोकिंग करेंगे, हमारे टिश्यूज क्या होंगे, डैमेज होंगे, ज्यादा टिश्यू डैमेज होंगे, फिर क्या होगा, वो उनका जो कंट्रोल होता है शरीर का वो छूट जाता है, तो फिर क्या होता है, वो कैंसर हो जाता है वो, ठीक है। तो इस प्रकार ये, तो ये बीच में ये क्या होगा आपका, ये इंटरवेनिंग वेरिएबल होगा ये, है ना, ये इंटरवेनिंग वेरिएबल हो गया ये, और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। तो इसके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में संबंध स्थापित कर रहे हैं हम लोग, ठीक, समझ में आया। और एक्स होता है एक्सट्रेनियस वेरिएबल, है, इसको हम बोलते हैं बाह्य चर, ठीक है। तो क्या होता है कि जब हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इम्पैक्ट को हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल में देखते हैं, है ना, तो कभी कभी क्या होता है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल में जो प्रभाव आता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कारण नहीं होता, किसी और चर के कारण आता है वो प्रभाव, है ना। तो हम जो कोई और चर होता है जिसका प्रभाव डिपेंडेंट वेरिएबल पे आता है, ना कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कारण आता है, तो जो और चर होता है जिसका प्रभाव डिपेंडेंट वेरिएबल पे होता है, इसको हम एक्सट्रेनियस वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम कीमत और मांग का अध्ययन कर रहे हैं ना,
तो क्या होता है, कीमत अपना बढ़ता है तो मांग में कमी आती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, कीमत आपका, मान लीजिए कीमत आपका कम हो गया है ना, कीमत कम हो गया, लेकिन मांग क्या हो गया, मांग बढ़ना था इसमें, है ना। कीमत बढ़ता है तो मांग घटता है, और कीमत कम होता है तो मांग बढ़ती है, लेकिन कीमत कम होने पर मांग नहीं बढ़ा। ठीक है, तो इसका कारण क्या हो सकता है, कोई और कारण हो सकता है इसका, है ना। अब आपका क्या हो गया, मान लीजिए इनकम एक कारण है इसका, है ना, इनकम बढ़ गया, तो मान लीजिए कि ये नॉर्मल गुड्स था, वो नॉर्मल है ना, अब वो टाटा नैनो नहीं लेगा, उसका इनकम बढ़ गया, है ना। तो लोगों की इनकम बढ़ने से क्या हो जाएगा, वो दूसरी कार लेंगे वो। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टडी कर रहे थे कीमत और मांग के बीच में, है, इनके बीच में होता है, लेकिन क्या हो रहा है, जो मांग हो रहा है वो किसी और चर के कारण प्रभावित हो रहा है ना। वो इनकम हो सकता है, लाइफस्टाइल हो सकता है, टेक्नोलॉजी हो सकती है ना, लोग का टेस्ट प्रेफरेंस हो सकता है। तो है ना, तो हम रिलेशन इन दोनों के बीच में स्टडी कर रहे हैं ना, लेकिन हमको कोई और जो चर है ना, जिसके कारण से प्रभाव आपके डिपेंडेंट वेरिएबल में हो रहा है, इसी को एक्सटेंस वेरिएबल कहते हैं, है ना। तो इन द रियल लाइफ सिचुएशन वेयर वी कैन देयर कैन बी अ मेनी फैक्टर्स और वेरिएबल्स दैट में अफेक्ट द आउटकम, है ना। तो आउटकम को बहुत सारे फैक्टर हैं वो अफेक्ट कर सकते हैं। दिस वेरिएबल्स आर टर्म एज एक्सटेंस वेरिएबल, है ना। तो जिनका हम स्टडी नहीं कर रहे हैं, है ना, वो क्या कर रहे हैं, हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को, आश्रित चर को प्रभावित कर रहे हैं, उसी को एक्सटेंस वेरिएबल कहते हैं, है ना, बाहरी आदमी बोल सकते हैं, है ना। दे एक्चुअली कम्पीट विद द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन एक्सप्लेनिंग द आउटकम, है ना। तो ये क्या करते हैं, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, है ना, इसके साथ ये प्रतिस्पर्धा करते हैं, है ना, क्योंकि हम देख रहे थे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का प्रभाव देख रहे थे, लेकिन दूसरे वेरिएबल का प्रभाव हमको आउटकम में दिख रहा है। ठीक है, इट इट एन एक्सटेनियस वेरिएबल इन द रियल लाइफ, रियल रीजन फॉर आउटकम। तो यहाँ पे जो एक्सटेनियस वेरिएबल होता है ना, वो आउटकम का रियल रीजन होता है ना, रेदर देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। इसको कंफाउंडिंग वेरिएबल भी कहा जाता है ना। ये क्या करता है, भ्रमित कर देता है ये, समझ में आया, कंफाउंडिंग वेरिएबल, एक्सटेंस वेरिएबल एक ही चीज है। ठीक है, तो आपका जो आउटकम आ रहा है उसका रियल रीजन क्या होता है, एक्सटेंस वेरिएबल होता है, ना कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, समझ में आया आप लोगों को, बहुत बढ़िया। तो जो चर है ना, इसको और भी तरीके से बांटा गया है ना, टाइप्स ऑफ वेरिएबल, है ना, चर के और भी प्रकार होते हैं, तो हम और भी तरीके से क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, है ना। वेरिएबल कैन बी अगेन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी डिजाइन, है ना। तो इसको क्या होते हैं, अध्ययन अभिकल्प के आधार पे इसको और भी हम क्या कर सकते हैं, फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। तो वेरिएबल जो होते हैं ना, एक क्या होता है आपका एक्टिव वेरिएबल होता है, और तो होता है दूसरा एट्रीब्यूट वेरिएबल। एक्टिव वेरिएबल क्या होते हैं, ये वे वेरिएबल होते हैं जिनको हम अध्ययन के दौरान इसमें हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे प्राइस है, सैलरी है, इसको हम कम ज्यादा कर सकते हैं, और इसका प्रभाव हम किसी और व्यक्ति पे देख सकते हैं। ठीक है, कोई व्यक्ति मान लीजिए कि जॉब छोड़ रहा है, उसकी सैलरी बढ़ा दीजिए, वो रुक जाएगा, है ना। सैलरी बढ़ाने से क्या होगा, वो आदमी कंट्रोल में आ गया आपका, है ना। तो एक्टिव वेरिएबल वो होते हैं, हाँ, जिनको हम अध्ययन के दौरान नियंत्रित कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, है ना। और एट्रीब्यूट्स वेरिएबल क्या होते हैं, जस्ट इसके उल्टा, है ना। इसको अध्ययन के दौरान में हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, इसको परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो है ना, जैसे एग्जांपल क्या हो, जेंडर है, एज है ना, इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं ना, नेचुरल चीजें हैं, इसको हम अध्ययन के दौरान जिसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते, वो विशेषता चल बोल सकते हैं इसको, है ना। और एक्टिव वेरिएबल्स क्या होते हैं, इसको हम चेंज कर सकते हैं। चलिए और देखते हैं। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, तो हम यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट के बेसिस पे इसको अगेन डिवाइड किए हैं, इसको दो भाग में डिवाइड किए हैं। एक होता है कैटेगरिकल वेरिएबल, और दूसरा होता है कंटिन्यूस वेरिएबल। ठीक, तो कैटेगरियल वेरिएबल्स क्या होते हैं, है ना, इट कैन बी मेजर्ड ऑन नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल, है ना। इसके बाद अब स्केल ही पढ़ेंगे हम लोग। तो ये है ना, वे चर होते हैं जिनका हम लोग नॉमिनल या फिर ऑर्डिनल स्केल में मापन कर सकते हैं। इसको अगेन तीन भाग में बांटा गया है, फर्दर डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स। एक होता है कांस्टेंट वेरिएबल, है ना। कांस्टेंट वेरिएबल को सतत या स्थिर चर बोलते हैं, है ना। तो ये वो वेरिएबल होते हैं जो एक मान को धारण कर सकता है ना। दिस वेरिएबल ऑक्यूपाई ओनली वन वैल्यूज, है ना, ये केवल एक मान को धारण कर सकता है। जैसे हो गया फ्लावर, ट्री, है ना। तो फुल, है ना, बहुत सारे जो कुछ भी देखिए उसको आप फुल ही बोलेंगे, है ना। तो जो फूल है, पेड़ है ना, तो ये क्या करते हैं, एक मान को ही धारण करते हैं। ठीक है, इसको कांस्टेंट वेरिएबल बोलते हैं ना, जो केवल एक मान को धारण करता है ना। जैसे अब इंसान बोलने से सब आ जाते हैं ना, इंसान अगर सभी की अगर बात करते थे, है ना, मानवता हो गया, है ना, इंसानियत हो गया, तो ये सब क्या होते हैं, एक ही चर को धारण करते हैं ये। ठीक है, पक्षी बोलने से वो पूरा उड़ने वाले सब पक्षी में आ जाएंगे। तो ये ऐसे कांस्टेंट क्या होते हैं, ये वे चर होते हैं जो एक मान को धारण करते हैं।
और दूसरा होता है डाइकोटोमस, है ना, उसको बोलते हैं द्विगोष्ठी चर। तो द्विगोष्ठी चर क्या होते हैं? ये वे वेरिएबल होते हैं, है ना, जो दो मान धारण करते हैं, है ना। दिस वेरिएबल्स आर कैटेगराइज्ड इन टू कैटेगरी, है ना। ये क्या करते हैं? ये दो भागों में वर्गीकरण कर देते हैं ना। ऐसे चरों में प्रदत्त की दो श्रेणियां होती हैं, है ना। जैसे ये ऐसे वेरिएबल हो सकता है जो दो मान धारण कर सकता है, जैसे मेल एंड फीमेल, है ना, अमीर गरीब, ठीक है, इस प्रकार का, ऊपर नीचे। तो इस प्रकार क्या हो सकता है कि ये ऐसे चर होते हैं जो दो मान धारण करते हैं, इसको क्या होते हैं? डाइकोटोमस वेरिएबल्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है पॉलीटोमस वेरिएबल्स, बहुगोष्ठी चर, है ना। तो ये वे चर होते हैं जो दो से अधिक मान धारण कर सकते हैं, है ना। These variables are categorized more than two categories such as below average, average and above average, है ना। ये एवरेज है ना, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये बिलो एवरेज, ये भी एवरेज है, एंड अबव एवरेज। तो तीन भाग में हमने डिवाइड कर दिया ना। तो ये ऐसे चर होते हैं जो दो से अधिक मान धारण कर सकते हैं, उसको पॉलीमोटस या फिर बहुगोष्ठी चर बोलते हैं, ठीक। अब देखते हैं कंटिन्यूस वेरिएबल, है ना, निरंतर चर। तो निरंतर चर क्या होते हैं? जो अनंत मान धारण करते हैं, है ना। कंटिन्यूअस वेरिएबल्स इज ए वेरिएबल दैट कैन होल्ड एनी पॉसिबल वैल्यू, है ना। ये बहुत सारे मान को धारण करते हैं, दैट इज देयर आर एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज। यहाँ पे इन्फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज वो धारण कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आदमी की लंबाई है, वेट है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे भाई हमारा लंबाई तो फिक्स होता है ना। तो देखिए एक बच्चा क्या होगा, 5 फीट का होगा, 5 फीट 1 इंच होगा, 5 फीट 2 इंच होगा, 5.5 इंच होगा, एन नंबर ऑफ, एंड बहुत सारा होगा, इसका कोई लिमिट नहीं है ना। तो एन नंबर ऑफ जो वैल्यूज होती हैं, है ना, वेट है, तो वेट भी क्या होगा आपका 1 ग्राम होगा, 1.1 ग्राम होगा, 1.111 ग्राम होगा, 1.999 ग्राम होगा। इस प्रकार क्या होता है, ये जो वेट होता है वो अनंत मान ले सकता है ये, है ना, ठीक है ना। तो ये होता है आपका कंटिन्यूस वेरिएबल, है। तो ये वेरिएबल होते हैं जो दो से अधिक या फिर बोल सकते हैं कि अनंत मान धारण कर सकते हैं, उसको हम कंटिन्यूस वेरिएबल बोलते हैं, है ना। एक निरंतर चर एक ऐसा चर होता है जो कोई भी संभावित मान धारण कर सकता है, अर्थात मानों की अनंत संख्या होती है यहाँ पे, जैसे मनुष्य की लंबाई, भार। क्लियर है ये, है ना। तो ये था आपके वेरिएबल्स के बारे में। अब हम देखते हैं इन वेरिएबल्स को मेजर कैसे करते हैं, इनका मापन कैसे करते हैं, ठीक है। तो रिसर्च जब आप करेंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है, इसका मेजरमेंट कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो एकदम बेसिक चीजें हैं ये, है ना, एक हर रिसर्चर को ये चीज आना चाहिए। उसका जो मेजरमेंट होता है, तो इट कैन बी मेजर्ड थ्रू द स्केल। तो स्टीवन ने क्या बोला, हम इसको स्केल से मापन कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टीवन ने बताया इसको हम 4 प्रकार से इसका मापन कर सकते हैं ना। 4 प्रकार के हमारे पास स्केल होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन से प्रकार के स्केल होते हैं ये। तो पहला होता है आपका नॉमिनल या फिर क्लासिफैक्टरी स्केल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सांकेतिक मापनी बोलते हैं, ठीक है। तो 4 प्रकार के हमारे पास स्केल होंगे, ठीक है। नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो स्केल। तो 4 प्रकार के हमारे पास क्या होते हैं? स्केल होते हैं। तो सबके बीच में थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस है, उसको अपन समझते जाते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो नॉमिनल स्केल क्या होता है? इट आइडेंटिफाइज द कैटेगरी इनटू विच इंडिविजुअल्स, ऑब्जेक्ट्स और इवेंट कैन बी क्लासिफाइड, ठीक है। इट आइडेंटिफाइज द कैटेगरीज। तो ये क्या करता है? उन वर्गों की पहचान करता है जो किसी व्यक्ति, वस्तु या घटनाओं को वर्गीकृत करता है ये, ठीक है। डेफिनेशन एक बार फिर देखते हैं, है ना। ये उन श्रेणियों की पहचान करता है जिनमें व्यक्तियों, वस्तुओं या घटनाओं को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा? केवल वर्गीकरण होगा ये, ठीक है। यस नो में वर्गीकरण हो गया, है ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में वर्गीकरण हो गया, है ना। तो ये क्या करता है? इट इट आइडेंटिफाई द कैटेगरीज। ये उन वर्गों की पहचान करता है जो किसी व्यक्ति, ऑब्जेक्ट या इवेंट को वर्गीकृत करता है। एग्जाम्पल समझते हैं इसको, ठीक है। कैटेगराइजेशन इज डन इनटू द नंबर ऑफ सब क्लासेस, है। इसकी बहुत सारे क्लासेस हो सकते हैं, ठीक है। बाय असाइनिंग नंबर और एनी अदर सिंबल्स टू विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो हम इसको ऐसे सिंबल असाइन करते हैं जो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हो, है ना, दोनों परस्पर अपोर्जिव हो, है ना। तो ऐसे हम इसको चिन्ह प्रदान करते हैं, दोनों में समानता ना हो, है ना, दोनों को हम अलग अलग के लिए प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे लाइक एंड डिसलाइक, है ना। तो आपको कोई चीज पसंद आया या नहीं आया, है ना, इसको हम 2 वर्गों में विभाजित कर दिए, ठीक है। यस और नो। शाहरुख खान पसंद है नहीं है, महेंद्र सिंह धोनी पसंद है नहीं है। तो हमने इसका क्या किया कि आपकी पसंद को 2 भाग में बांट दिया, है ना, लाइकिंग डिसलाइक में 2 भाग में बांट दिया, है ना, लाइक एंड डिसलाइक, ठीक है। तो ऐसे हम 2 भागों में बांट लेते हैं।
तो ये क्या होता है, इट आइडेंटिफाइज द कैटेगरी है, ये उन वर्गों को पहचान करता है जो व्यक्तियों, वस्तुओं या घटनाओं को वर्गीकृत करता है, उसी को क्या बोलते हैं, नॉमिनल स्केल। ठीक है, जैसे आप लोग फॉर्म भरते हैं ना, तो लिखा रहता है इसमें, है ना, 1 नंबर हिंदू, 2 नंबर मुस्लिम, 3 नंबर सिख, है ना, 4 नंबर ईसाई, इस टाइप का लिखा रहता है। तो आप किस में आते हैं, उसको आपको नंबर लिखना पड़ता है ना, जनरल में आते हैं, एसटी में आते हैं, एसटी में आते हैं ना, तो उसका भी क्या होता है, नंबरिंग होती है। तो यहाँ पे जो नंबर होता है, ये नंबर या सिंबल कुछ भी हो सकता है, ये इसका कैलकुलेशन में कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, ये केवल कैटेगराइज होता है ना, इट डज नॉट हैव एनी मीनिंग इन कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये जो इसमें नंबर होता है, सिंबल होता है, हम इसको असाइन करते हैं, इसका कैलकुलेशन में कोई उपयोग नहीं होता है, ये केवल वर्गीकृत कर रहा है ये। ठीक है, it it simply implies the classification of an item into 2 or more categories without an extent of magnitude, है ना। तो हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड नहीं देखते हैं। ठीक है, जैसे अमीर गरीब में इसको 2 भाग में बांट दिए, तो हम ये नहीं देखते कि वो कितना अमीर है कितना गरीब है, बस 2 भाग में बांट दिए, बात खत्म। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि इट इम्प्लाइज क्लासिफिकेशन ऑफ एन आइटम इनटू 2 or more कैटेगरीज विदाउट एन एक्सटेंट और मैग्नीट्यूड। तो इसमें कोई भी मैग्नीट्यूड या फिर जो परिणाम होता है उसको उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, इसको सीधा सीधा 2 या 2 से अधिक वर्गों में विभाजित करते हैं। देर इज नो पर्टिकुलर ऑर्डर असाइन टू देम, हम इसको किसी प्रकार का क्रम नहीं प्रदान करते हैं, है ना। क्रम अगर होता है तो उसका कोई भी अर्थ नहीं होता है। जैसे स्टूडेंट का रोल नंबर है, स्टूडेंट का जब हम रोल नंबर देते हैं ना, तो उसमें 1 नंबर है, मतलब बहुत होशियार ऐसा नहीं है, 50 नंबर वाला गधा है ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे हम बस नंबर दे दिए उसकी पहचान के लिए, उनको हमने क्या करे, वर्गीकृत कर दिया, तुम 1 नंबर हो, तुम 2 नंबर हो। ठीक है, इसका उपयोग क्या होता है, ये जो स्केल होता है नॉमिनल स्केल का, सिंपल स्टैटिस्टिक्स आर यूज्ड इन नॉमिनल डाटा। तो हम इसको क्या करते हैं, सिंपल जो स्टैटिस्टिक्स उसमें यूज करते हैं, जैसे प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज है, यहाँ इसका उपयोग करते हैं, है ना। जो सेंट्रल टेंडेंसी होती है ना, आपका मोड है ना, मोड में वो हम उपयोग करते हैं नॉमिनल स्केल का, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है ना, वो आपका मोड होता है। ठीक है, सेकंड देखते हैं ऑर्डिनल और रैंकिंग स्केल, है ना। तो जो सेम नाम है उसको ध्यान रखिएगा, ऑर्डिनल बोलते हैं और रैंकिंग स्केल, है ना। क्रमवाचक या फिर क्रम ही बोलेंगे, क्रमवाचक ही बोलते हैं, क्रम सूचक को मापनी बोलते हैं हिंदी में। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्लासीफाई तो करेंगे, लेकिन साथ में हम क्या करेंगे, यहाँ पे उनको ऑर्डर देंगे, है ना। तो ये जो पुराना कैरेक्टरिस्टिक होगा ये आगे भी रहता है इसमें। तो इसमें क्या होता है, इन ऑर्डिनल स्केल द ऑब्जेक्ट और इवेंट आर रैंक्ड और ऑर्डर्ड फ्रॉम द लोएस्ट टू हाईएस्ट और हाईएस्ट टू लोएस्ट अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स वी विश टू मेजर। तो हम जिन गुणों का मापन करना चाहते हैं उसके हिसाब से हम इसको, है ना, नीचे से, है ना, निम्न से उच्च और उच्च से निम्न हम क्या करते हैं, इसको जमाते हैं, है ना, रैंक प्रदान करते हैं, अंक में जमाते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जो जिस कैरेक्टरिस्टिक को या फिर जिन गुणों को हम मापन करना चाहते हैं उन्हीं के अनुसार से ना, निम्न से उच्च और उच्च से निम्न की ओर हम इसको क्या करते हैं, प्रॉपर रैंक देते हैं और उसको अरेंज करते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, क्रम होता है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे हाईएस्ट से लोएस्ट है ना, अगर हाईएस्ट से अगर लोएस्ट जाते तो पहला क्रम वाला ज्यादा होशियार होगा, दूसरे क्रम वाला क्या होगा, क्या हो दूसरे जो सेकंड होगा, जैसे फर्स्ट टॉपर, सेकंड टॉपर, थर्ड टॉपर। तो ये हमने क्या किया, उसे ऑर्डर दे दिया, रैंक दे दिया, है ना। ये होता है आपका ऑर्डिनल या फिर रैंकिंग स्केल। द नंबर इंडिकेट्स द रैंक ओनली, तो ये जो नंबर होता है केवल रैंक को बस बताता है, एंड डज नॉट कैरी एनी इम्प्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस, है ना। तो ये क्या बताता है, केवल रैंक क्या होता है कि नंबर बस बताता है ये, लेकिन 2 रैंक के बीच में इक्वल डिस्टेंस नहीं होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 1 और 2 रैंक है ना, जैसे पहला रैंक वाला आदमी और दूसरा रैंक का जो उसने पहला टॉपर है, सेकंड टॉपर है ना, इनके बीच का जो नंबर है वो सेकंड और थर्ड के बीच का जो नंबर है उसके बराबर नहीं होता है यहाँ पे, है ना। मान लीजिए यहाँ पे इसके बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो कितना होगा, 2 मार्क्स का डिफरेंस होगा, यहाँ पे हो सकता है ये 15 मार्क्स का होगा डिफरेंस, है ना। तो हमने उसको रैंक तो दिया, लेकिन 2 रैंक के बीच में इक्वल डिस्टेंस नहीं होता है ना। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। द स्केल्स टेल्स वेदर वन इज मोर और लेस कंपेयर टू अदर, तो हम यहाँ पे तुलना करते हैं एक जो व्यक्ति दूसरे से मुकाबले में कितना समर्थ है, फिर कितना कमजोर है, केवल इसी का हम क्या करते हैं, आकलन करते हैं, मापन करते हैं। एग्जाम्पल में देख सकते हैं ना, जैसे प्रोफेसर है वो, है ना, वो आपका रैंक 1 रहेगा वो, है ना, यूनिवर्सिटी में पहला रैंक रहेगा वो, फिर एसोसिएट रहेगा, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे, है ना। इस प्रकार उनका हम रैंक देते हैं। और जैसे रैंक ऑफ स्टूडेंट होता है क्लास में, ना, उसको रैंक मतलब वो जितना नंबर पाता है ना, टॉप रैंकर ज्यादा रैंक पाता है, लास्ट रैंकर कम नंबर पाता है। तो ये सब क्या है, आपके ऑर्डिनल या फिर रैंकिंग स्केल होते हैं। इसका उपयोग कहाँ कहाँ हम करते हैं, ठीक है। इसका उपयोग ये जो डाटा होता है इसके हम सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के लिए प्रयोग करते हैं।
है ना, केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप होते हैं उसके लिए उपयोग करते हैं ना, मीडियन मोड यहाँ उपयोग होता है, डिस्पर्सन में इसका उपयोग होता है, क्वार्टाइल परसेंटाइल निकाल सकते हैं हम इसके माध्यम से। ठीक है, अगर हमको रैंक पता है तो हम उसका बीच का क्वार्टाइल निकाल सकते हैं, परसेंटाइल निकाल सकते हैं, है ना। जो कोरिलेशन निकालते हैं ना, कोरिलेशन में जो डिफरेंस मेथड होता है ना, रैंक डिफरेंस मेथड, हम यहाँ पे इसके आंकड़ों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हमको केवल रैंक पता हो हम क्या कर सकते हैं, कोरिलेशन निकाल सकते हैं दो आंकड़ों के बीच में ना। और नॉन प्रोबेबिलिटी जो मेथड है इसमें भी हम इसको यूज करते हैं ना, फॉर द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंट, है ना। तो हम जो सिग्निफिकेंट टेस्ट करते हैं हम वहाँ पे नॉन पैरामीट्रिक जो मेथड होता है ना उसमें हम इसका यूज करते हैं। अब देखते हैं इंटरवल स्केल। ठीक है, तो इंटरवल स्केल को हम बोलते हैं अंतराल मापनी बोलते हैं। तो इंटरवल स्केल वो होता है जहाँ पे दो रैंक के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, दिस स्केल अलाउ टू इंटरप्रेट नॉट ओनली द ऑर्डर ऑफ द स्केल स्कोर बट आल्सो द डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना। तो ये जो स्केल होता है हम इससे हम ऑर्डर तो निकाल सकते हैं, साथ में उनके बीच का डिस्टेंस को भी मेजर कर सकते हैं, है ना। इंटरवल स्केल्स, है ना, इंटरवल ऑफ द स्केल दैट इज डिफरेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव पॉइंट्स ऑन द स्केल्स वन इक्वल्स टू द इंटायर स्केल। तो यहाँ पे क्या होता है, दो आपके कंसेक्यूटिव पॉइंट्स होते हैं, है ना, वो बराबर दूरी पे होते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए ये आपका ये 10 हो गया, है ना, और ये 20 होगा और ये 30 होगा, है ना। तो इसको इसको घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 10 आएगा और यहाँ भी घटाएंगे तो 10 आएगा, है ना। इस प्रकार के क्या होता है, इसके बीच में दो बिंदुओं के बीच का दूरी बराबर होता है ना। जैसे मान लीजिए तो इससे पहले जो रेंज देखे थे, रेंज में क्या हो रहा था आपका, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर नहीं थी, लेकिन इंटरवल स्केल में क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर होती है और ये पूरे स्केल में होगा ये, है ना। तो जैसे मान लीजिए स्केल ये पूरा यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक होगा, तो पूरे स्केल में क्या होगा, जो बिंदु होती है उनके बीच की दूरी बराबर होती है। ठीक, इंटरवल स्केल हैज आर्बिट्री जीरो। तो यहाँ पे क्या होता है, एक आर्बिट्री जीरो होता है, काल्पनिक जीरो होता है ना। देयर इज नो एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट ऑन द ओरिजिन, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता है, यहाँ पे आर्बिट्री जीरो होता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि एब्सोल्यूट जीरो और आर्बिट्री जीरो क्या होता है। ठीक है, तो आर्बिट्री जीरो क्या होता है, जो काल्पनिक होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का IQ जीरो है, तो IQ जीरो इसका या फिर किसी ने जीरो नंबर पाया है, इसका मतलब वो गधा थोड़ी है ना, कुछ ना कुछ तो आता है उसको सब्जेक्ट में, है ना। तो क्या है, काल्पनिक जीरो है वो, है ना। और और एब्सोल्यूट जीरो का अगर हम बात करते हैं, तो जो एब्सोल्यूट जीरो जो होता है वो क्या होता है, जो एब्सोल्यूट जीरो होता है जो उसके गुण की कमी को बताता है ना। जैसे जीरो डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस नहीं होगा वहां पे, जीरो वेट, है ना, मतलब वो एकदम हल्का होगा। ठीक है, तो उस गुण की अनुपस्थिति को जो दर्शाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं। और आर्बिट्री क्या होता है, ये काल्पनिक होता है ना, रियल लाइफ में वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक, और आगे समझते कुछ एग्जांपल्स के थ्रू, है ना। इन फिजिकल साइंस 0 इंच मीन्स अब्सेंस ऑफ लेंथ, है ना। तो रियल में क्या होता है, ये क्या आपका, ये एब्सोल्यूट जीरो है, ये एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो में क्या होता है, 0 इंच मतलब क्या होगा, अब्सेंस ऑफ लेंथ, है ना, मतलब वो उतनी लंबाई की अनुपस्थिति होगी। 0 किलोग्राम इसका मतलब क्या होगा, अब्सेंस ऑफ वेट होगा, बिल्कुल वेट नहीं होगा 0 किलोग्राम। तो ये आपका क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो होता है ना। लेकिन क्या होता है, साइकोलॉजी, एजुकेशन, सोशल साइंस, इट इज डिफिकल्ट टू विजुअलाइज द ट्रू जीरो, यहाँ पे ट्रू जीरो आपको मिल नहीं पाता है। ठीक है, तो जैसे जीरो मार्क्स है ना, जीरो मार्क्स का मतलब है ना, इट डज नॉट इम्प्लाई दैट नोस नथिंग इन एनी सब्जेक्ट, है ना। जीरो मार्क मिला है उसको, मतलब वो उसके बारे में कुछ नहीं जानता है ना, ऐसा नहीं है। तो ये जो जीरो मार्क्स है ये क्या है आपका, ये आर्बिट्री जीरो है, ये है ना, आर्बिट्री जीरो, जहाँ पे हम ह्यूमन की कैपेसिटी वगैरह को मेजर करते हैं, है ना, मेंटल एबिलिटी को मेजर करते हैं, वहाँ पे आर्बिट्री जीरो आएगा, है ना। और वैसे ही अगर हम बात करते हैं जीरो IQ, है ना, तो जीरो IQ है, इसकी मीनिंगलेस है ना, जीरो IQ इसका मतलब ये नहीं कुछ नहीं आता है। ठीक है, वो मम्मी पापा तो पहचानता है, घर तो पहचानता है वो, है ना, मतलब उसका IQ है, समझने की शक्ति है उसमें। इसमें क्या होता है, इसमें ना आपका जो 120 इज नॉट द डबल ऑफ 60, है ना। तो यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते कि जो जो 60 IQ वाला है ना, और 120 वाला इसका जस्ट डबल है ना, तो इसमें ये रिलेशनशिप नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो जो आपका इंटरवल स्केल होता है, तो यहाँ पे जो नंबर्स होते हैं ना, जस्ट उसका वो डबल नहीं होता है,
मतलब बोल सकते हैं इनके बीच में रेशियो नहीं पाया जाता है ना, रेशियो इसके बीच में एब्सेंट होते हैं, है ना। तो इंटरवल स्केल में क्या होता है, यहाँ पे एक आर्बिट्री जीरो होता है और इनमें रेशियो नहीं होता है ना। इनके दो नंबर होंगे, वो आप उसको रेशियो के रूप में लिख सकते हैं। जैसे IQ जिसका 120 है, वो एक IQ 160 वाले का जस्ट डबल IQ है, ऐसा नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना। दो 60 IQ वालों को ला लिए और बोले कि 120 IQ वाले के बराबर हो गया, है ना। तो दोनों तो क्या बोलते हैं 60 IQ वाला रहेगा तो ऑलरेडी कम मानसिकता वाली होगी, तो उसके बराबर थोड़ी हो जाएंगे वो, ठीक है, समझ गए इस चीज को। तो 120 IQ इज नॉट डबल ऑफ IQ 160, ठीक है। हाँ, अब इसका उपयोग देखते हैं ना। अर्थमेटिक ऑपरेशन में हम इसका यूज करते हैं, है ना। मीन स्टैंडर्ड डिवीजन में हम इसका यूज करते हैं, कोरिलेशन में इसका हम यूज करते हैं, ठीक है। टी टेस्ट, एफ टेस्ट है, ये सब पढ़ेंगे, ये सब में हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक। अब देखते हैं हम लोग रेशियो स्केल। तो रेशियो स्केल हम क्या होते हैं, अनुपात मापनी बोलते हैं, है ना। तो दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट, ये उच्च स्तर का मापनी होता है और ये बहुत ही आइडियल होता है, ठीक है। दिस इज सुटेबल फॉर मेजरिंग द प्रॉपर्टीज विच हैव 0 पॉइंट्स, है ना। ये उन वस्तुओं के मापन के उपयोग होता है जहाँ पे 0 पॉइंट की आवश्यकता होती है, एक्चुअल जीरो की, है ना, एब्सोल्यूट जीरो की आवश्यकता होती है। तो ये उन गुणों को मापने के लिए उपयुक्त होता है जिनमें शून्य अंक होते हैं ना, एक्चुअल 0 पॉइंट्स पाया जाता है। जैसे एग्जांपल है एज, है ना। तो किसी का 0 एज है मतलब वो आदमी क्या है, आपका पेट में है बोल सकते हैं ना, 0 एज है, उत्पन्न नहीं हुआ है। वेट है ना, वेट का भी एक्चुअल 0 होता है, एरिया का भी 0 होता है ना। किसी को 0 किलोमीटर या फिर 0 सेंटीमीटर स्क्वायर जमीन दे दी मतलब उसको कुछ नहीं दिए हैं, है ना। डिस्टेंस, है ना, 0 किलोमीटर मतलब आप वहीं पे खड़े हैं। तो तो ये इनकम होता है, प्राइस है, मार्केट शेयर, ये सब के क्या होते हैं, 0 पॉइंट्स होते हैं, है ना। तो जिनका क्या होता है 0 पॉइंट्स होता है, उसको मेजरमेंट के लिए हम लोग रेशियो स्केल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एंड द नंबर यूज इन द रेशियो स्केल इज एक्सप्रेस इन द रेशियो रिलेशनशिप। तो हम यहाँ पे रेशियो रिलेशनशिप बता सकते हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि 20 जो केजी होता है ना, ये क्या होगा, जस्ट डबल होगा इसका 10 केजी का, ये होगा, है ना। तो इस प्रकार का हम रेशियो रिलेशनशिप इसमें बता सकते हैं, है ना। बोल सकते हैं 20 फीट इज वन हाफ ऑफ दी 40 फीट, जो 20 फीट है वो 40 फीट का आधा होता है। इस प्रकार हम इसमें रेशियो बना सकते हैं, इसमें रेशियो रिलेशनशिप पाई जाती है, ठीक है। और क्या होता है इन रेशियो स्केल देयर इज ए ट्रू जीरो, यहाँ पे वास्तविक शून्य होता है, ठीक है। हियर अ ट्रू जीरो पॉइंट मींस कंप्लीट एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स, है ना। तो ट्रू जीरो का मतलब क्या होता है, उस गुणों की या फिर उस वस्तु की अनुपस्थिति होती है, ठीक है। दैट नन ऑफ द प्रॉपर्टीज बीइंग मेजर्ड, है ना, वहाँ पे कोई भी जो गुण है वो नहीं पाया जाता है ना। तो 0 पॉइंट इसका मतलब होता है कि कोई गुण होता है, कोई वस्तु की अनुपस्थिति को हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल जीरो बोलते हैं। तो इसका उपयोग देखते हैं ना, इसका उपयोग हम सभी प्रकार के गणितीय ऑपरेशन में इसका हम प्रयोग करते हैं, है ना। ऑल स्टैटिस्टिकल टेक्निक में हम इसका प्रयोग करते हैं। रेशियोज के आर मोस्ट नॉन एक्सिंग साइकोलॉजिकल एजुकेशन मेजरमेंट एंड सोशल रिसर्च। तो ये है ना, साइकोलॉजी में, एजुकेशन में, ये सोशल साइंस में नहीं होता है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, आर्बिट्री जीरो होता है, काल्पनिक जीरो होता है यहाँ पे, है ना, मानसिक चीजें होती हैं। तो इसका प्रयोग है, रेशियो स्केल का प्रयोग है वो साइकोलॉजी में उपयोग इसका नहीं होता है, एजुकेशन में नहीं होता है, सोशल साइंस में इसका उपयोग नहीं होता है ना। और बाकी सब जगह इसका उपयोग होता है ना, गणित में उपयोग होता है, सभी मैथमेटिकल ऑपरेशंस में गुणा घटाना जोड़ भाग, है ना, सभी स्टैटिस्टिकल यूज इसमें उपयोग होता है, ठीक है। तो इसका है ना समराइज रूप में देखते हैं क्या होता है। तो नॉमिनल जो होता है ना, यहाँ पे क्या होता है, ऑर्डर, यहाँ पे ना ऑर्डर होता है, ना डिस्टेंस होता है, और ना ही ओरिजिन होती है ना। तो ऑर्डर मतलब कोई क्रम नहीं होता है और उनके बीच में कोई दूरी नहीं होती है, और यहाँ पे मूल बिंदु नहीं होता है ना। और ऑर्डिनल में क्या होता है, यहाँ पे ऑर्डर होता है बस, है ना, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस नहीं होता है और ओरिजिन नहीं होती है। डिस्टेंस मतलब दूरी, ओरिजिन मतलब जीरो बोल सकते हैं ना, मूल बिंदु। इंटरवल में क्या होता है, यहाँ पे ऑर्डर और डिस्टेंस होते हैं लेकिन ओरिजिन नहीं होता है, ठीक है। रेशियो स्केल में क्या होता है, यहाँ पे ऑर्डर भी होता है, डिस्टेंस भी होता है और ओरिजिन भी होता है ना। तीनों ये ऐसे हैं यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे ये दो चीजें होती हैं, तीसरी चीज नहीं होती है। तो ये आप इसको ऐसा ध्यान रख सकते हैं, है ना। नॉमिनल में वो क्या करता है, कैटेगराइज करता है वो, है ना, उसको वर्गीकृत बस करता है, उसमें है ना श्रेणी नहीं होती है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी समान नहीं होती है और उसका कोई मूल बिंदु नहीं होता है, ठीक है। ऑर्डिनल में क्या होगा, केवल ऑर्डर होता है लेकिन दो बिंदुओं के बीच की दूरी समान नहीं होती है और इसका
कोई जीरो बिंदु नहीं होता है। इंटरवल में क्या होता है, ऑर्डर भी होता है, डिस्टेंस भी होता है, लेकिन वास्तविक शून्य नहीं होता है इसमें, है ना। और रेशियो में क्या होगा, एक क्रम भी होता है, दूरी समान भी होंगे और वास्तविक शून्य भी होता है। ठीक, आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आया होगा। ठीक, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग डेफिनेटली लाइक कर सकते हैं।